प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एशियन क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय, अध्याय 3 चल रहा है, मांग की अवधारणा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए सब्सक्राइब कीजिए एवं घंटी का बटन दबाएं ताकि आगामी वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए हमें ज़रूर बताएं। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था रेखीय मांग फलन एवं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। यदि आपने गत वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया गया है, तो आप उस वीडियो का पहले अध्ययन कीजिए, देखिए उसको और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। आज हम अध्ययन करेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन। क्या होता है मांग मात्रा में परिवर्तन और क्या होता है मांग में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन को मांग वक्र पर संचलन या मांग वक्र पर गति भी कहते हैं। इसे गति या संचलन क्यों कहते हैं, इसका अध्ययन हम अभी रेखा चित्र वक्र के माध्यम से करेंगे। इसके दो प्रकार हैं। एक तो हो सकता है मांग में विस्तार या मांग मात्रा में वृद्धि। दूसरा होता है मांग का संकुचन या मांग मात्रा में कमी। देखिए क्या है मांग मात्रा में वृद्धि। उसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण मांग मात्रा का बढ़ना। यदि हम एक सारणी के रूप में यदि इसे लिखें तो हम प्राइस और मांग मात्रा को लेते हैं। यदि प्रारंभ में प्राइस या कीमत 10 रुपये थी तो उस वस्तु की मांग मात्रा 20 इकाइयाँ थी। अब यदि उस वस्तु की कीमत, क्या लिखा है हमने, कीमत में कमी के कारण, अर्थात यदि कीमत घटकर 6 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा 20 की बजाय कितनी इकाइयां हो गई, 40 इकाइयां। तो इसे कहते हैं हम मांग मात्रा में वृद्धि या मांग का विस्तार, अर्थात कीमत कम होने पर मांग मात्रा का बढ़ना। कीमत 10 रुपये थी, उस समय मांग मात्रा 20 इकाइयां थी। कीमत घटकर 6 रुपये हो गई, उस समय मांग मात्रा कितनी इकाइयां हो गई, 40। अन्य किसी भी घटक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात जो हम मांग के नियम में पढ़ते हैं कि अन्य बातें स्थिर रहने पर कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है, ठीक वही चीज यहां पर है। सिर्फ और सिर्फ किस में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में परिवर्तन के कारण। अर्थात यदि पूछा जाए प्रश्न में कि मांग का विस्तार या मांग मात्रा में वृद्धि, इसके लिए कौन सा घटक, सिर्फ और सिर्फ कीमत। अन्य सभी घटकों को हम क्या मान के चलते हैं, स्थिर मानकर चलते हैं। अन्य घटक कौन से जो हमने मांग फलन में किए थे, कौन कौन से थे, पुनः आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं कि अन्य वस्तु की कीमत, मौसम हो गया, रुचियां हो गई, आय हो गई, जनसंख्या होगी, इन समस्त घटकों को हम क्या मान के चलते हैं, स्थिर मान के चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ कीमत के कारण मांग मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो कीमत घटने से जब मांग मात्रा बढ़ती है तो इसको हम क्या कहते हैं, मांग का विस्तार, अर्थात मांग मात्रा में वृद्धि। क्या कारण है, उसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण मांग मात्रा का बढ़ना। अब हम अध्ययन करते हैं कि मांग का संकुचन या मांग मात्रा में कमी क्या है। देखिए इधर हमने किया कीमत में कमी के कारण और इधर हमने करना है उसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण मांग मात्रा का कम होना। मान लीजिए कि प्रारंभ में किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये है, उस समय उस वस्तु की मांग मात्रा 40 इकाइयां है। अब यदि कीमत बढ़कर 6 से कितनी हो जाए, 10 रुपये, तो इकाइयों की मांग मात्रा 40 की बजाय कितनी हो गई, 20। अर्थात कीमत में वृद्धि के कारण मांग मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। 6 रुपये कीमत थी, उस समय मांग मात्रा 40 इकाइयां थी। जब कीमत 10 रुपये हो गई तो मांग मात्रा कितनी इकाइयां हो गई,
20 इकाइयां, तो उसी वस्तु की कीमत, अर्थात ये मांग मात्रा और कीमत दोनों एक ही वस्तु की है। आप इसको भी x ले सकते हो, इसको भी x ले सकते हो। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उसकी मांग मात्रा का कम होना क्या कहलाता है? मांग का संकुचन या मांग मात्रा में कमी। इसको अभी हम एक वक्र के माध्यम से और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से मांग में वृद्धि या मांग में संकुचन को मांग वक्र पर गति या संचलन भी कहते हैं। हम एक रेखा चित्र बनाते हैं मांग वक्र का। इधर हमने x वस्तु की कीमत ली है, इस एक्सिस पर हमने x वस्तु की मांग मात्रा को लिया है। इसे आप चाहे QX लिख दो चाहे DX लिख दो, बात एक ही है। Q फॉर क्वांटिटी या D फॉर डिमांड। लेनी इधर हमें क्या है? उस वस्तु की मांग मात्रा की इकाइयां है, और Y एक्सिस पर हमें क्या लेना है? उस वस्तु की कीमत को लेना है। मान लीजिए प्रारंभ में एक बिंदु है मांग वक्र पर, इस बिंदु पर कीमत हम लेते हैं P0 और मांग मात्रा हम लेते हैं D0। क्या लेते हैं? D0 ले लो, Q0 ले लो। यदि आपने इस एक्सिस पर Q लिखा है तो आप Q0 लिख सकते हो, और यदि आपने इस एक्सिस पर D लिखा है तो आप D0 लिख सकते हो, बात एक ही है। तो प्रारंभ में देखिए, इसको हम बिंदु ले लेते हैं संतुलन का, इसको E0 लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम। कौन सा बिंदु? E0। ये प्रारंभिक दशा है। कौन सी दशा है? प्रारंभिक, शुरू में यहां पर है, ये बिंदु प्रारंभिक है। P0 कीमत पर उस वस्तु की मांग मात्रा कितनी है? D0। अब मान लीजिए कि उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है। कितनी हो गई? P0 से P1 हो गई। अब उसकी मांग मात्रा बढ़ गई, कितनी हो गई? D1 हो गई। इस बिंदु को हम क्या ले लेते हैं? E1 ले लेते हैं। ये कब हुआ? यहां पर ये क्या चीज है? कीमत में कमी। कीमत में क्या हो गई? कमी। और ये क्या है? इसके बराबर मांग मात्रा में वृद्धि। यहां से लेकर के यहां तक क्या है? मांग मात्रा में वृद्धि। अब यदि हम देखें कि ये किस कारण से हुआ है? कीमत कम होने के कारण मांग मात्रा में इतने के बराबर क्या होगी? वृद्धि। इसको हम क्या कहेंगे? मांग का विस्तार या मांग मात्रा में वृद्धि। किस कारण से हुई? कीमत में कमी के कारण। अन्य कोई घटक, आय का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना, उसका यहां कोई भी लेना देना नहीं है, अर्थात वो सारे के सारे घटक क्या है? स्थिर है। अब दूसरी कंडीशन हम उसी प्रारंभिक बिंदु से मानकर चलते हैं कि मान लीजिए यहां से ये बिंदु कहां पर आ गया? कीमत बढ़ गई। कहां पर आ गया? यहां पर। इसको हम ले लेते हैं P2। अब क्या होगा? मांग मात्रा कम होगी, क्या होगी? D2। और ये बिंदु आ गया संतुलन का E2। अब इस दशा में क्या है? देखिए, यहां से यहां तक क्या हुआ है? कीमत में वृद्धि हुई है। कीमत में क्या हुई है? वृद्धि। अब कीमत में वृद्धि के कारण मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा है? मांग मात्रा इतने के बराबर क्या हो गई? कम हो गई। मांग मात्रा में कमी। इतने भाग के बराबर मांग मात्रा में क्या हो गई? कमी हो गई। कितने के बराबर कीमत वृद्धि से? इतने के बराबर कीमत वृद्धि से। अर्थात उस वस्तु की कीमत में वृद्धि से मांग मात्रा में होने वाली कमी क्या कहलाती है? मांग का संकुचन या मांग मात्रा में कमी कहलाती है। एक बार पुनः से सारा समझ लीजिए कि प्रारंभ में P0 कीमत पर D0 उस वस्तु की डिमांड थी, मांग थी। कौन सी वस्तु की? हमने X वस्तु ली है, तो ये X वस्तु की बात कर रहे हैं यहां पर। तो प्रारंभ में P0 कीमत पर E0 इक्विलिब्रियम का बिंदु था या संतुलन का बिंदु था, और इस समय मांग क्या थी? D0। अब यदि कीमत में कमी हो जाती है, अर्थात कीमत P0 से कितनी हो जाती है? P1, इस बिंदु तक आ जाती है,
तो मांग मात्रा D0 से कहां चली जाएगी, D1 पर, अर्थात इतने के बराबर क्या होगी, मांग मात्रा में वृद्धि होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, मांग मात्रा में वृद्धि या मांग का विस्तार। प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, मांग का विस्तार किसे कहते हैं या मांग मात्रा में वृद्धि किसे कहते हैं, तो हमें आंसर वही लिखना है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण मांग मात्रा में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, मांग का विस्तार या मांग मात्रा में वृद्धि कहलाती है। और किसके कारण से है, सिर्फ और सिर्फ कीमत के कारण। अब दूसरी दशा पर हम विचार करते हैं कि यदि प्रारंभिक बिंदु E0 है और कीमत बढ़कर P0 से P2 हो जाती है, तो इस दशा में मांग मात्रा घटकर क्या हो जाएगी, D2, अर्थात इतने के बराबर क्या होगी, मांग मात्रा में कमी होगी। अर्थात कीमत बढ़ने से मांग मात्रा का कम होना क्या कहलाता है, मांग का संकुचन या मांग मात्रा में कमी। अब इसे मांग वक्र पर गति क्यों कहते हैं या मांग वक्र पर संचलन क्यों कहा जाता है, मांग में परिवर्तन को, मांग मात्रा में परिवर्तन को। हमने इसके 3 नाम यहां पर लिखे थे कि मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र पर गति। देखिए, उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर गति कर रहा है, पहले यहां से यहां आ गया और यहां से यहां आ गया, अर्थात मांग वक्र वही पड़ा है, पहले वाला ही, मांग वक्र नहीं बदला है, सिर्फ क्या कर रहा है, मांग वक्र पर नीचे या मांग वक्र पर ऊपर की ओर गति कर रहा है। जब मांग मात्रा में वृद्धि होती है तो उस बिंदु से मांग वक्र पर नीचे की ओर गति करके यहां पहुंच गया, और यदि कीमत में वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में कमी होती है, तो इस बिंदु से गति करते हुए कहां पहुंच गया, यहां पर। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मांग वक्र पर संचलन या मांग वक्र पर गति भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि मांग वक्र पर गति से क्या तात्पर्य है, तो वही तात्पर्य है जो मांग मात्रा में परिवर्तन से है। 2 प्रकार है इसके। सब बच्चों को मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, मांग में परिवर्तन की, कि मांग में परिवर्तन क्या है। चलते हैं, मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का विस्थापन या मांग वक्र की शिफ्टिंग या मांग वक्र का सरकाव, ये सभी एक ही चीज है, एक ही, किसी भी नाम से प्रश्न आ जाए हमें उत्तर सेम ही लिखना है। देखिए, हमने अध्ययन किया मांग मात्रा में परिवर्तन का, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कीमत के कारण मांग मात्रा में परिवर्तन का अध्ययन किया था। लेकिन हम यहां अध्ययन करेंगे कीमत के अलावा और बाकी जो घटक हैं वो किस प्रकार से मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो आय बढ़ने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या घट जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आय घट जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम लेते हैं मांग में वृद्धि। इसको समझने के लिए हम एक रेखा चित्र बनाते हैं। इस एक्सिस पर हम लेते हैं उस वस्तु की कीमत और इस एक्सिस पर हम लेते हैं उस वस्तु की मांग मात्रा। हम एक टेबल बनाते हैं। प्रारंभ में मान लीजिए किसी वस्तु की 10 रुपए कीमत थी और उसकी 20 इकाइयां डिमांड थी, मांग थी। अब क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ने से उस वस्तु की मांग बढ़ गई। कितनी हो गई, 40। तो देखिए क्या है, यह प्रारंभ का मांग वक्र है। मान लीजिए प्रारंभ का संतुलन 10 रुपए कीमत पर 20 इकाइयों पर है। ये 20 इकाइयों पर, इसको हम बिंदु का नाम दे देते हैं E0, इक्विलिब्रियम का। प्रारंभिक कीमत को हम देते हैं P0 और प्रारंभिक मांग को हम नाम देते हैं D0। अब क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ने से उसी कीमत पर मांग बढ़ गई, अर्थात मांग वक्र क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कीमत वही पड़ी है लेकिन मांग मात्रा D0 से क्या होगी, D1 हो गई। आपका संतुलन का बिंदु E0 से क्या हो गया, E1 हो गया। तो इतने के बराबर जो मांग बढ़ी है उसका कारण क्या है, जनसंख्या का बढ़ना। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपके पास
2 किलोग्राम चीनी है और 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम चीनी पर्याप्त है उपभोग के लिए। लेकिन यदि व्यक्ति 10 से 15 हो जाए तो हमें कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी? 3 किलो की, 3 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात उसकी मात्रा, मात्रा जो मांग होगी वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो ठीक यही दशा यहां पर है कि उसी कीमत पर जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ? वस्तु की मांग बढ़ गई। हमने सिर्फ ये उदाहरण लिया है कि सिर्फ जनसंख्या, और भी कोई भी कारण हो सकते हैं, आय का बढ़ना हो सकता है। इन सब के कारण जब उसी कीमत पर वस्तु की मांग बढ़ती है, अर्थात मांग वक्र ऊपर की ओर अर्थात दाईं ओर सरकता है या शिफ्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मांग में वृद्धि कहते हैं। यही हमने यहां पर लिखा है कि मांग वक्र का दाईं ओर अर्थात ऊपर की ओर शिफ्ट होने से पहले वाली कीमत पर ही वस्तु की ज्यादा मांग। समझ आ गया मेरे ख्याल से सभी को। अब हम चलते हैं मांग में कमी से। अब चूंकि इसमें देखिए मांग वक्र शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसको मांग वक्र की शिफ्टिंग कहते हैं। चूंकि मांग वक्र यहां से यहां विस्थापित हो रहा है, इसीलिए इसको मांग वक्र का विस्थापन कहते हैं। चूंकि यहां पर मांग वक्र यहां से यहां और सरक रहा है, इसीलिए इसको मांग वक्र का सरकना भी कहते हैं। अब हम चलते हैं मांग में कमी। ये क्या कहती है कि मांग वक्र के बाईं ओर अर्थात नीचे की ओर शिफ्ट होने से पहले वाली कीमत पर कम मांग। हम लेते हैं यहां पर एक उदाहरण दूसरा कि मान लीजिए प्रारंभ में जो कीमत है वो 10 रुपए है। कितनी है? 10 रुपए, और मांग है वो 40 इकाइयों की है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय कम हो गई, मान लीजिए जनसंख्या कम हो गई, उसी कीमत पर जो इकाइयां थी वो 10 से कितनी 40 से कितनी हो गई? 20 हो गई। अर्थात उसी कीमत पर वस्तु की मांग क्या हो गई? कम हो गई। इस दशा में क्या होगा? यह आपका प्रारंभ का मांग वक्र है D0 क्या होगा? P0 कीमत पर 40 इकाइयों की डिमांड थी, इसको हमने नाम दे दिया D0, बिंदु दे दिया इक्विलिब्रियम का E0। 10 रुपए कीमत रही है, लेकिन इकाइयां कितनी होगी? घट करके 20 हो गई। अब मांग वक्र नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां संतुलन का बिंदु आएगा, ये हमारा आ गया D1, इसको हम नाम दे देंगे E1, अर्थात ये रेखा इसके बिल्कुल समानांतर रहेगी, ये ध्यान रखना। कीमत वही पड़ी है, मांग कम हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मांग वक्र का, इसको आप D1 नाम दे सकते हो। मांग वक्र का बाईं ओर खिसकना या बाईं ओर विस्थापन या बाईं ओर शिफ्टिंग या नीचे की ओर शिफ्टिंग, ये सब इसी के नाम है। क्या परिवर्तन आया है? कीमत वही पड़ी है, लेकिन इतने के बराबर मांग में क्या हो गई? कमी हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? मांग वक्र के बाईं ओर अर्थात नीचे की ओर शिफ्ट होने से पहले वाली कीमत पर ही उस वस्तु की मांग का कम हो जाना। लेकिन किसके कारण हुआ है? कीमत के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कीमत तो अपरिवर्तित रही है। दूसरे जो घटक जिनको हम मांग के नियम में स्थिर मानकर चलते हैं, जैसे जनसंख्या हो गई, आय हो गई, इन सब में परिवर्तन के कारण ये नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है। अब इन दोनों रेखा चित्रों को, इन दोनों डायग्राम को या वक्र को आप एक ही डायग्राम में भी बना सकते हैं। बनाना चाहें तो इस प्रकार से आप ले लोगे। प्रारंभिक मांग वक्र आप D0 ले लोगे। इस एक्सिस पर आप Px लोगे, इस एक्सिस पर आप Dx लोगे। ये आप P0 कीमत ले लोगे। आप ये प्रारंभिक बिंदु ले लोगे E0, ये आप मांग में वृद्धि का E1, इसको आप D0 लिखोगे, इसको D1 लिख दोगे, इसको आप E2 लिख दोगे। ये आ जाएगा मांग में कमी का। इस प्रकार से आप एक ही वक्र भी बना सकते हो, एक ही डायग्राम में तीनों कंडीशन दिखा सकते हो। आप इसको D1 नाम दे दोगे, आप इसको D2 नाम दे दोगे। अब ये वाला है जो भाग, ये किसको बताता है? ये मांग में वृद्धि को बताता है।
किसको बताता है? मांग में वृद्धि को। ये वाला जो भाग है वो किसको बताता है? ये मांग में कमी को बताता है। किसको बताता है? मांग में कमी को। अर्थात जो हमने यहाँ दो रेखा चित्र या दो डायग्राम जो बनाए थे उनको आप एक में ही बना सकते हो। एक ही डायग्राम के द्वारा आप समझा सकते हो कि ये मांग में कमी है क्योंकि इसमें मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, और ये मांग में वृद्धि है क्योंकि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, और ये मांग में कमी है क्योंकि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। तो किस कारण से है? कीमत के अलावा अन्य घटकों के कारण। तो हमने दो चीजें की, एक मांग मात्रा में परिवर्तन, दूसरा हमने किया मांग में परिवर्तन। तो मांग मात्रा में परिवर्तन को मांग वक्र पर संचलन या गति भी कहते हैं, और मांग में परिवर्तन को मांग वक्र का विस्थापन या उसकी शिफ्टिंग या उसका सरकना भी कहते हैं। तो हमने दोनों चीजें उदाहरण के द्वारा की है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।